अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 92वें श्लोक पर आए हैं। अब इसमें जो समष्टि शरीर है, सूक्ष्म की बात हुई है, अब जो चर्चा है वो स्थूल शरीर की तरफ जाएगी। तो समष्टि स्थूल शरीर क्या है, कैसे है, उसका डिटेल में अब ये विवरण आता है। अस्यैषा समष्टिः स्थूल प्रपंचयपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमय आदिकोशत्रयं जाग्रद् वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल प्रपंच लयस्थानम इति च उच्यते। ये जो स्थूल है ये सूक्ष्म की प्रोजेक्शन है। सूक्ष्म की वजह से स्थूल की उत्पत्ति तो उचित शब्द नहीं है, प्रतीति कहें, प्रतीति, महसूस होना, दिखना, पता चलना, एग्जिबिट होना, या हम कह सकते हैं द प्रोजेक्शंस ऑफ द सटल एलिमेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस एलिमेंट्स। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सूक्ष्म है, पर पानी वो स्थूल हो गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रोजेक्शन पानी हुआ। नॉर्मली केमिस्ट्री वाले कहेंगे कन्वर्जन हुआ, क्योंकि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी सत्य मानते हैं और पानी को भी सत्य मानते हैं, इसलिए वो कन्वर्जन शब्द को बदल गया, गैस ही पानी हो गई, ये ऐसा स्वीकार करेंगे। लेकिन वेदांत बिल्कुल दूसरी बात कह रहा है, जो आमतौर पर वैज्ञानिकों को समझ तो नहीं आती थी, लेकिन आज पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से एक विज्ञान में एक नया जो एलिमेंट निकल के आया है, एक नया सेक्शन निकल के आया है, जिसे कहते हैं क्वांटम फिजिसिस्ट। क्वांटम फिजिसिस्ट वाले पूरे के पूरे वेदांत से सर्व ओर से सहमत है। और वेदांत दर्शन कहता है कि जिसको तुम स्थूल कह रहे हो वह वास्तव में स्थूल तो है ही नहीं, ये सब सूक्ष्म का खेल चल रहा है। एक समय पर वो कहते थे एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू द ग्रॉस मटेरियल, तो एनर्जी गॉट चेंज्ड इनटू अनदर स्ट्रक्चर। ये एनर्जी है और कुछ भी नहीं। जिसे आप एक पौधा कहते हैं, वो पौधा क्या हो सकता था अगर उसमें सूर्य की किरणें न होती तो? सूर्य की किरण को तुम छू नहीं सकते हो, पौधे को तुम छू सकते हो। पानी को तुम छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, पर क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी छू के देख सकते हो? अच्छा, ये जो छूने में आई ये हाइड्रोजन है, ये जो छूने में आई ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तुम्हारे स्पर्श करने में नहीं आ रही, पानी आ रहा है, सूर्य की किरण नहीं आ रही, पर उसी सूर्य के वजह से पेड़ पौधे और तो और मनुष्य, सब कुछ जो भी कुछ इस पृथ्वी पर पैदा हो रहा है वो वास्तव में सूर्य की किरणों के कारण ही तो पैदा हो रहा है। तो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की एनर्जी है। रात को चंद्रमा का रस मिलता है, तो पौधों में जो रस होता है ये चंद्रमा की वजह से होता है। या ऐसे कहें, स्त्री में जो माहवारी का चक्र है ये भी चंद्रमा की वजह से। ये जो हार्मोनल साइकिल है ये भी सीधा सीधा कनेक्शन इसका चंद्रमा से है।
अब चंद्रमा की किरणों को तुम स्पर्श तो नहीं कर सकते हो, पर स्त्री के शरीर में जो हार्मोनल साइकिल की वजह से रक्त का स्राव होता है वो तो बड़ा फिजिकल हो रहा है। तो सूक्ष्म ही स्थूल हो रहा। सूक्ष्म ना हो तो स्थूल, तो पहले सूक्ष्म फिर स्थूल। फर्स्ट द सटल देन द ग्रॉस कम्स आउट। स्थूल और सूक्ष्म का ये जो हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो सूक्ष्म तत्व हैं वह ही स्थूल हुए हैं। अच्छा, सूक्ष्म तत्व ना हो पाते अगर समष्टि कारण शरीर न होता, जिसे ईश्वर कहा गया। कारण से सूक्ष्म हुआ, सूक्ष्म से स्थूल हो रहा। जैसे बीज तुमको दिखता है आंख से, बीज को तुम जब तक बो न दो तब तक पता नहीं चलेगा कि ये किसका है। कभी कभी किसान के बीज जैसे मिक्स हो जाए, आपने बीज संभाल लिए अमरूद के भी, सीताफल के भी, हैं सारे बीज कहीं मिक्स हो गए, तो जो अनजान आदमी वो नहीं समझ पाएगा। जो जानकार है वो शायद समझ ले कि अच्छा नहीं, ये बीज तो अमरूद का है, ये तो इसका है, ये तो उसका। आम की गुठली के अंदर मदर सीड होता है। अब वो बीज तुम्हारे सामने, तो वो तरबूजे का है कि खरबूजे का है कि आम का है, अनाड़ी आदमी के लिए जानना मुश्किल होगा। पर उस बीज में एक छुपा हुआ पूरा बड़ा वाला एक वृक्ष है। ऐसे अगर तुम बीज को तोड़ोगे तो उसमें तो पेड़ नहीं मिलने वाला कि मिल जाएगा। बरगद का पेड़ का बीज लो, तोड़ो, निकलेगा उसमें कुछ बरगद, चाहे इतना सही निकल आए, नहीं आएगा। तो बीज के अंदर जो वृक्ष बनने की प्रोसेस वो कारण रूप से छुपी हुई है उसमें। तो बीज दिखता है, बीज तोड़ लो कुछ भी नहीं दिखेगा, पर बीज को बो दो तो फिर उसमें से अंकुर निकल आएगा, फिर उसमें से पौधा बन जाएगा, फिर पेड़ भी बन जाएगा। तो पहले कारण, फिर सूक्ष्म, फिर स्थूल। अब सूक्ष्म जिसको हम कह रहे हैं, कारण सूक्ष्म का भी सूक्ष्म है। अब इसी को श्लोक के माध्यम से देखते हैं। स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म है और सूक्ष्म की अपेक्षा कारण कहें तो और अति सूक्ष्म होगा। एक दूसरे की अपेक्षा में हम ऊपर से नीचे आए तो कारण जब थोड़ा बड़ा हुआ, ग्रॉसर फॉर्म में आया तो सूक्ष्म हुआ, और सूक्ष्म जब और स्थूल हुआ तो ये स्थूल तत्व जो हैं वो सारे बन गए। अब इसको रिवर्स कर दीजिए तो स्थूल से सूक्ष्म हुआ, और सूक्ष्म और जब अति सूक्ष्म हो जाता है उसी को हम कारण कह सकते हैं। एक तरीका है समझने का। विज्ञानमय आदि कोशम त्रयम, ये जो विज्ञानमय कोश है, ये जो तीन परतें, शीट मतलब कहें तो परतें, ये जो तीन परतें हैं आपकी, विज्ञानमयी कोश, पीछे आनंदमयी कोश, उसके आगे मनोमयी कोश, तो ये जो तीन आपके पर्दे हैं ये तीनों बड़े सूक्ष्म हैं। आनंदमयी कोश से आगे आए विज्ञान, बहुत सूक्ष्म है। विज्ञान से आया मन, बहुत सूक्ष्म है, पर विज्ञान की अपेक्षा में कम सूक्ष्म है। और इस मनोमयी कोश के बाद आया प्राणमयी कोश, तो अब ये स्थूलता की तरफ बढ़ने लग गया। अब उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपका श्वास अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, ये एक्टिविटी प्राणमयी कोश की है। पर मन तुम्हारा कहाँ गया, कहाँ क्या सोच रहा है, क्या ये भी हम श्वास की तरह देख सकते हैं? अब आप सामने बैठे हो, हम समझा रहे हैं, आपकी बुद्धि के समझ आया नहीं आया, कोई बत्ती तुम्हारे माथे पे जलती नहीं है, काश जल जाती।
यहाँ ग्रीन लाइट होती तो मतलब समझ आ गई, यहाँ रेड लाइट होती तो बिल्कुल समझ नहीं आई, और यहाँ ऑरेंज लाइट होती तो मुझे लगता अच्छा कुछ आई समझ और कुछ नहीं आई इनको। पर किसी का श्वास बहुत तेज चले तो वो दिखेगा, धीमे चले दिखेगा, मैंने टैकीकार्डिया हो जाए, ब्रेडिकार्डिया हो जाए दिखेगा। पर उसका मन कितनी स्पीड से सोच रहा है, क्या ये भी देखने का कोई उपाय है हमारे पास? कोई उपाय नहीं। आनंदमय कोश, विज्ञान और मनोमय, ये तीनों अति सूक्ष्म में चले जाते हैं। प्राणमय क्या है? ये बीच की एक कड़ी हो गई। इन तीनों और अन्नमयी कोश के ये जो बीच की कड़ी है प्राणमयी कोश। देखिए प्राणमयी कोश ना हो तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। मन ने सोचा ये खाना है तो प्राण ने मूवमेंट दी पैरों को तो पैर चले। पर जिसके पैरालिसिस हो रखा हो उसके मन में तो सोच आ रही है कि जाऊं, लेकिन वो पैर नहीं उठा सकता। क्यों? उसका प्राणमयी कोश जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अब न्यूरोलॉजिकली देखेंगे तो वो कहेंगे कि भाई इसका जो ब्रेन का न्यूरॉन, जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ स्नैपिंग होगी, कुछ कटपट गया है, जिसकी वजह से वो पैर नहीं उठा पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है। मैंने ये हार्डवेयर की दिक्कत हो गई। विचार तो एक हैंडीकैप को भी आ रहा है, पर पैरालिसिस की वजह से वो हाथ उठा नहीं सकता। हाथ उठने के लिए क्या फंक्शनल चाहिए? प्राण। प्राणमयी कोश की ठीक फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो प्राणमयी कोश का एक फिजिकल एग्जिबिट थोड़ा शरीर के माध्यम से हमको दिख जाता है। जैसे झूठे आदमी की पलकें बड़ी तेज तेज चलती, झूठे आदमी की जो आंख की पुतली है ना वो बहुत तेजी से लेफ्ट राइट हो रही हो। जो सत्य बोल रहा होगा वो बिल्कुल सामने दिखेगा, वो अगल बगल नहीं झांकता है। पर जो झूठ बोलता है, एक तो उसकी नेत्र की पुतली वो बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि अंदर मन घबरा रहा है कि हम पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। और वो पकड़े जाने का जो भय है वो उसकी आंख की पुतली को बहुत सी मूवमेंट देता। दूसरे, उसकी किंचित व्यान वायु भी संकुचित हो जाती, इसलिए उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते। आपने कल सुना ना, व्यान वायु पूरे शरीर में मौजूद है। पर जो वो बिल्कुल पक्के चोर हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी बड़ा काम करते हैं। तो वो बिल्कुल एकदम आंख में आंख डाल के सीधे देख करके भी बड़ी सफाई से झूठ बोल लेते, पर उसमें उनकी हार्ट बीट तेज तो जरूर होती। इसी से लाई डिटेक्टिंग सिस्टम आ गए, कोर्ट्स में यूज होते हैं। वो देखते हैं कि जब ये बंदा बोलता है तो इसकी हार्ट रेट में कुछ फर्क आता है या नहीं आता है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, द माइंड कैन ओवर पावर इवन दिस सिस्टम। जैसे एक बार चार्ली चैपलिन ने कंपटीशन कराया था कि मेरी नकल कितने लोग कर सकते हैं। उस कंपटीशन में बहुत जो हैं लोग वो चार्ली चैपलिन बन के आए, और चार्ली खुद इतना एक्साइटेड हो गया कि उससे रहा नहीं गया, वो खुद अपने ही इस कंपटीशन में आप भी पहुंच गया। एंड यू नो व्हाट, वो अपने ही कंपटीशन में हार गया था, कोई और जीता था। फिर उसने कहा मैं हूं असली चार्ली चैपलिन, मैं ही हूं। बोले नहीं, हम नहीं मानते। यकीन नहीं किया गया।
अब आप सोचिए कि चार्ली के अपने पसीने छूट गए होंगे कि मैं कह रहा हूं कि मैं हूं और वो कह रहे नहीं है, और जो नहीं है वो एक्टिंग के बलबूते पर इतना जबरदस्त उसका बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन था, जो नहीं है वो लग रहा है, जो है उसको सबने इनकार कर दिया। एंड इट टुक अ व्हाइल एक्चुअली टू प्रूव दैट ही इज द चार्ली चैपलिन, द चार्ली चैपलिन। पर ये तो एक बिल्कुल छिटपुट सी घटना है, ऐसा तो है नहीं कि कॉमनली इट इज हैपनिंग। खैर, विज्ञान, आनंद और मनोमयी कोश सूक्ष्म आ जाते हैं, प्राणमयी उनकी अपेक्षा में स्थूल है, और जो अन्नमयी कोश का ये शरीर है ये तो पूरा स्थूल है। तो स्थूल से अगर हम ऊपर को चलते हैं, एक की अपेक्षा दूसरा ज्यादा और बारीक। जैसे तुम मन तो समझ लेते हो, जैसे तुम थोड़ा बुद्धि भी समझ लेते हो कि विज्ञानमयी कोश क्या है, फिर भी थोड़ी समझ पड़ जाती है, पल्ले आ जाती है, पर आनंदमयी कोश जल्दी पकड़ में नहीं आता। ये क्या हुआ? क्यों? क्योंकि वो इन सब की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। मोटी चीज को देखने के लिए आंख काफी है, पर किसी वायरस या बैक्टीरिया को देखना हो तो फिर माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, वो आप आंख से तो नहीं देख सकते।